तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में आपने प्रश्न देखा, प्रश्नावली 3G का, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है। ठीक है, मेहनत करिए। मैं एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको समझा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसीलिए लिखा नहीं रहा हूँ एक एक करके, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। आप लोग को कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। हिंदी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। जब अगली क्लास अब हम लोग कुछ दिन के बाद एक बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट के साथ आ रहे हैं यूट्यूब के इतिहास में पहली बार, आप देखना। उसके बाद अपने छोटे भाइयों बहनों को कहिए कि इस चैनल पर आना आज ही से शुरू कर दें। आप लोग का पेपर जहां खत्म हुआ उसकी एनालिसिस हम लोग करवाएंगे, और उसके बाद एनालिसिस जब करवाएंगे तो उस दिन जरूरी है आना, क्योंकि उस दिन आप लोग जानेंगे कि क्या क्या हमारा गलती हुआ है, क्या क्या हमारा सही हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अपने छोटे भाई बहनों को लगा दीजिएगा उसी दिन से, ताकि वो तगड़े से पढ़ाई कर पाए। उनको 10 मिनट बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे अब आपको हर एक क्लास मिलने वाली है। ठीक है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आ रहा है। आप लोग दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए तो अगले क्लास के अगले प्रश्न के साथ हम लोग, किताब मैंने नीचे रखी है, मैं किताब से प्रश्न पढ़ रहा हूँ इसीलिए, ताकि आप लोग का समय कम वो क्या हो, वेस्ट हो। चलिए मैं अगला प्रश्न बताता हूँ। प्रश्नावली 3G, 3G का मैं नवा प्रश्न बता रहा हूँ आपको। ठीक है, प्रश्न में ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। उसकी चाल ज्ञात कीजिए। किसकी चाल ज्ञात? उनकी चाल ज्ञात कीजिए, मतलब दोनों की चाल ज्ञात करनी है। भाषा का बहुत ध्यान रखना है। पिछले पिछले के पिछले वीडियो में आपने देखा था ना कि वहां पे बस ये बोला था कि आपको समीकरण बनाना है, आपको समीकरण सॉल्व नहीं करना है। अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे तो पेपर में आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और नंबर तो आपको मिलने वाला होगा 4 ही। आप समझेंगे कि बहुत बड़ा कर दिए, तो ऐसा नहीं है कि कोई 7 नंबर दे देगा, मिलेगा 2 ही नंबर। जितने नंबर का होगा उतने का ही मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं नौवा प्रश्न। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 9। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न में क्या कह रहा है मैं एक एक करके पढ़ रहा हूँ, आप लोग समझिए। 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। उनकी चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम अजीत की चाल मान लेते हैं। क्या है? अजीत, ए जे मैं लिख रहा हूं, अजीत की चाल x है, और एक है अमित ए एम, इसकी चाल हो गया y। ठीक है, ये चाल है। चाल को हर समय किलोमीटर प्रति घंटा में दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग भाषा बना के लिख लीजिएगा कि माना, यहाँ पे लिखिएगा माना अजीत की चाल x तथा अमित की चाल y है। ठीक है, लिखना कैसे है ये भी बहुत मायने रखता है। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार क्या बोल रहा है ये मैं यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए यूपी बोर्ड में जितने बढ़िया व्यवस्थित तरीके से आप समझाएंगे उतना शानदार नंबर मिलेगा आपको। इतना जान के रखिए, शॉर्टकट मत लगाइएगा। मैं आपको एक्चुअल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आखिर कॉन्सेप्ट है क्या। मैं भाषा लगाने में समय, भाषा लिखने में समय इसीलिए व्यर्थ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो ये कह रहा है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। समय, तो अजीत को कितना समय लग रहा है 30 किलोमीटर चलने में, तो समय लिखते हैं। अजीत को लगा समय, अजीत को लगा समय ए एजे टी, अजीत को एजे टी, अजीत को लगा समय बराबर, समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है रुको मैं लिख देता हूं, दूरी बटा चाल। तो अजीत को लगा समय कितना है, दूरी कितनी है, दूरी है 30 किलोमीटर, और चाल कितनी है x है। इसी तरीके से अमित को कितना समय लगेगा, ए एम टी बराबर 30 बटा वाई। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लग रहा है। 2 घंटे समय किसको अधिक लग रहा है, अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लग रहा है। तो अमित का समय 3 बटा वाई है, इससे 2 घंटे समय अधिक लग रहा है, तो वह किसके समय के बराबर हो रहा है, अजीत के समय के बराबर हो रहा है। ये चीज समझे। अब यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या इसको ऐसे ही अभी रहने दो। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन दूसरी, और दूसरी इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार।
ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या है, यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। अगर अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे, यानी अब वह क्या हो जाएगा, अब वह 2x हो जाएगा, तो उसे अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा, अमित का समय ये है, तो अमित का समय 30/y, इससे 1 घंटा समय कम लगेगा। अगर अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे, तो दुगनी करेगा तो इसको इतनी दूरी चलने में कितना समय लगेगा, 30/2x लगेगा। ये दूसरी इक्वेशन हो गई आपकी। अब देखिए, अब हमें चाल बताना है x और y, क्योंकि चाल तो ये अजीत की x है और अमित की y है ना। तो अब पहली और दूसरी इक्वेशन में देखिए अब हम किसको हटा सकते हैं, कोई एक ऐसा पद है जो दोनों में सेम है। तो देखिए ये 30/y और ये भी 30/y, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो अब इसके नीचे इसको लिख लेते हैं 30/x माइनस 30/y प्लस 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये बराबर है ना यहाँ पे, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस करेंगे तो ये और ये कट गया, ठीक है। अब 30/2x माइनस 30/x इज इक्वल टू -1 -2। अब इसमें से 30/x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 -1 और यहाँ पे हो गया -3। तो 30/x इंटू आधे में से 1 गया, क्या होगा, माइनस आधा हुआ, इक्वल टू -3। ये माइनस से माइनस कटा, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको तब तक रफ कर देता हूं। ये तो मैं छोड़ देता हूँ, प्रथम शर्तानुसार तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, प्रथम शर्त तो आप लोगों को पता ही होगी। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और एक समीकरण में ला करके रख देंगे, तो वहां से y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अब ये 30/x हो गया, इसे या का चिन्ह कहते हैं, ठीक है। जब दो पद दिए हों तो वहां पे या का चिन्ह लगा लिया जाता है, ये अच्छा होता है। अब ये 30/x इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3 है, ये 2 से 30 कटा 15 बार में। अब ये 15/x बराबर 3, 15/3 बराबर x, इसको इधर भेजे और इसको यहाँ पे आए, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, x बराबर 5, 5 क्या है, km/h, ठीक है। ये किसकी चाल है, ये अजीत की चाल है, ठीक है, अजीत की चाल है ये, अजीत की चाल बराबर 5 km/h, ठीक है। अब किसकी चाल निकालनी है, अब दूसरी चाल अमित की निकालनी है। तो हमारे पास ये वाली एक इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये फोन आ गया था किसी का। तो ये हो गया आपका 30/x इज इक्वल टू 30/y - 1। अब इस यहीं पे ला करके हम वैल्यू रख देंगे अजीत की, यानी x की वैल्यू। तो इसको मैं रख करता हूँ, ठीक है। आप लोग तो समझ लिए होंगे इसको, और समझ में ना आए, कुछ भी अगर डाउट हो, कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। पढ़ाई बहुत शानदार, यूट्यूब के इतिहास में ऐसी चीजें मिलेंगी कि आप लोग देखते रह जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। चलिए, तो अब ये क्या हो गया, x की वैल्यू है तो 30/2 × 5 इक्वल टू 30/y - 1। पेन चेंज कर ले रहा हूँ। अब ये हो गया 30/10 इज इक्वल टू 30/y - 1, ये कट गया, तो 3 धन 1 बराबर 30/y, ये 4, 4 इक्वल टू 30/y, यहाँ पे लगा कर रहा हूँ, ठीक है।
ये y इधर गया, ये 4 इधर आया, y इक्वल टू 30/4 कितना हो गया 15/2, y इज इक्वल टू 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये अमित की चाल हो गई, अमित की चाल बराबर 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों की चाल निकल गई ना। अब चलिए, इस अध्याय में कुल मिलाकर के 23 प्रश्न है, अब मैं मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा करना है। तो इसमें से आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए उतने प्रश्नों को लगाइए। ठीक है, ये चीज समझ आई है पूरी पूरी, अच्छे से समझाया हुआ है। इसको एक बार और नहीं होगा तो वीडियो दोबारा देख लेना तुम लोग। ठीक है, समय थोड़ा कम है अपने पास, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी आप लोग का पूरा कोर्स, क्रैश कोर्स, जितनी जल्दी आप लोग का ये खत्म हो पाए, और एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा बैठ के पोथी पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना आता है बस वही पढ़ो। ठीक, और कॉन्सेप्ट तैयार रखो अपना हर एक चीज का, कोई भी ऐसा किताब का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए जो छूट जाए। तो मैंने 9वां प्रश्न भी बताया, अब ये आप लोग चलिए 10वां मैं बता देता हूं, उसके बाद फिर अगले पेज पे चलेंगे। 10वां प्रश्न है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सॉरी, थोड़ी खांसी हुई है, तबीयत खराब है थोड़ा सा। तो चलिए, अब इसमें धारा के अनुकूल और धारा के विपरीत यानी धारा के प्रतिकूल, ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं। तो धारा के अनुकूल, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो ये जल है, ठीक है, ये जल है, ठीक, और ये एक नाव है। बढ़िया से बन तो नहीं पाएगा लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं। ये मान लो एक नाव है, ठीक है। अब धारा भी इधर बह रही है, नाव भी इधर बह रही है। नाव की जो चाल है वो x है और इसकी y है। तो अब जो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जब एक ही दिशा में होंगी तो धारा की चाल में नाव की चाल जुड़ जाएगी। ठीक है, मतलब जिधर पानी बह रहा है उधर ही अगर नाव चले तो बहुत कम ही मेहनत में नाव ज्यादा दूर तक जाएगी। ऐसा आप लोग अनुभव किए होंगे जब नाव में बैठे होंगे, तो ऐसा आप लोग अनुभव किए होंगे। नहीं बैठे हैं तो इसको जानिए कि ऐसा ही होगा। अब जिधर हवा बहती है आदमी उधर ही चलता है, तो आदमी को हल्का हल्का खुद महसूस होता है कि थोड़ा सा हल्का वजन लग रहा है अपना। ठीक है, ऐसा होता है, करके अनुभव करिएगा। तो यहाँ पे धारा की चाल और नाव की चाल दोनों ऐड हो जाएगी, यानी धारा की जो चाल यानी धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, धारा की दिशा में जो नाव की चाल होती है वह हो जाती है x प्लस वाई। ठीक है, धारा की दिशा में चाल। ठीक है, अब यही धारा अगर प्रतिकूल हो, मतलब ऐसे ये धारा है, ठीक है, अब ये धारा इधर बह रही है और ये जो नाव है वो नाव इधर बह रही है। ठीक है, ठीक है, x किलोमीटर से और ये y किलोमीटर से उल्टा बह रही है। तब धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा में विपरीत दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये दो कॉन्सेप्ट लगता है मेन, यही एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, यहां लिख लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट का है क्या है, जब नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो जो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस वाई। और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, जब धारा दूसरे साइड और नाव की चाल दूसरे साइड होगी तो उस समय विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगी x माइनस वाई। ठीक है,
अब इसी पे बेस हम लोग एक प्रश्न दिया है, जो प्रश्न है 10वां, उसको करते हैं प्रश्नावली का। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए कि अब ये कॉन्सेप्ट आप लोग को याद हो गया होगा, नहीं अगर याद हो रहा है तो इसको कॉपी में लिखिए। ठीक है, और इसी पे बेस्ड आप लोग सवाल जितने भी मिले आप लोग करते रहिए, कहीं से भी मिले। ठीक है, और बाकी हमारे चैनल पे जो दूसरे सब लोग की क्लास है उसको भी आप लोग और ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कर पाए। ठीक है, अपने छोटे भाई बहनों को भी जोड़िए, क्योंकि वो आगे की तैयारी करेंगे, आगे कंपटीशन बहुत है, तो जितना ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो पाएगी अभी से, जितना ज़्यादा बेस मजबूत होगा आगे उतनी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए 10वां प्रश्न है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर। ये 10वां प्रश्न है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो धारा के अनुकूल चाल कितनी होती है? चाल कितनी है? धारा के अनुकूल, मान लीजिए धारा की चाल है, धारा जो है धारा की चाल y है और नाव की चाल जो है वो x है। तो अब अनुकूल, अनुकूल चलेंगे, अनुकूल चाल, अनुकूल चाल क्या होगा? धारा के अनुकूल चाल हो जाएगा x प्लस वाई, ये चाल है। ठीक है, अब वही पे प्रश्न में क्या दिया है, यहां पे लिखिएगा आप लोग कि ये लिखिएगा प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार क्या होगा? प्रथम शर्तानुसार है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही है, यानी चाल जो है, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो 2 घंटे में कितने किलोमीटर? 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो ये कितना आ गया? ये 10 आ गया। और ये चाल कितना है? अनुकूल चाल कितनी है? अनुकूल चाल x प्लस वाई है हमारी, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। ये पहला इक्वेशन बन गया हमारा। अब उसी तरीके से दूसरे शर्त के अनुसार यहाँ पे लिख लीजिएगा सेकंड, सेकंड शर्तानुसार, शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा? द्वितीय शर्तानुसार होगा प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो चाल क्या होगा? x माइनस वाई होगा। ठीक है, ये धारा का प्रतिकूल चाल, ये प्रतिकूल होगा, प्रतिकूल चाल। ठीक है, प्रतिकूल चाल आपका क्या हो जाएगा? प्रतिकूल चाल हो जाएगा x माइनस वाई, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 घंटे में, 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो 4 बटा 2, और ये x माइनस वाई की वैल्यू है, तो यहां से दूसरी इक्वेशन हमारी बन गई x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब पहली इक्वेशन क्या थी, वो भी यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे? जल्दी बताओ क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे y जो है सेम कोफिशिएंट के साथ अपोजिट साइन में है, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 12, x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। अब y क्या होगा? y इज इक्वल टू, किसी एक इक्वेशन में लाके रख देंगे, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, यहां से तो y बराबर 10 माइनस 6, तो y बराबर 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये एक आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना बच्चों, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। पेपर में जाओगे तो पहले तो कुछ लड़कों को क्वेश्चन सामने आता है तो हड़बड़ी में इतने रहते हैं कि डर जाते हैं कि ये भगवान हमसे होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आराम से एकदम कामली आप लोग को रहना है और यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है और उसको एग्जीक्यूट करना है घर पे बैठ के। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत हो सके करो, एकदम शानदार नंबर 90 प्लस नंबर आएगा, एकदम निश्चिंत रहो। ठीक है, पेपर बहुत आसान आता है, पेपर कोई होगा नहीं आता है। चलो, तो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि 10वां प्रश्न है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा की चाल और नाव की चाल बताना है। ठीक है, कह रहा है कि
उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल बताइए। ठीक है, तो हमने मान लिया कि धारा की चाल y है और नाव की चाल x है। ठीक है, अब अनुकूल दिशा में अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, कुछ अगर कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा वीडियो पहले जाइए और देखिए। अनुकूल चाल दोनों को जोड़ देते हैं, तो पहली शर्त के अनुसार चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो चाल है x प्लस वाई और 20 किलोमीटर 2 घंटे में जा रही है, तो टोटल हो गया 10, तो x प्लस वाई की वैल्यू 10 आ गई, ये कट गया 2 से। ठीक है, अब दूसरी शर्त के अनुसार प्रतिकूल चाल क्या होगी, x माइनस वाई। x माइनस वाई कितने के बराबर है, x माइनस वाई है 4 किलोमीटर 2 घंटे में जा रही है, तो x माइनस वाई की वैल्यू 2 हो गई, ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, अब हम पहले वाले समीकरण को भी यहाँ पे लिखे, पहले वाला समीकरण भी लिख लिया, तो यहाँ से हम y का कोफिशिएंट हमने देखा कि अपोजिट है और कोफिशिएंट भी सेम है, साइन अपोजिट है कोफिशिएंट सेम है, तो हमने विलोपन विधि यहाँ पे लगा दी, x माइनस वाई से माइनस वाई प्लस वाई से कट गया, तो x और x 2x हो गया और ये 10 और 2 12 हो गया, तो x बराबर 6 आ गया। अब इस x की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से y बराबर 10 माइनस x होगा, तो अब इसी की वैल्यू यहाँ पे ला करके हमने x पुट कर दी 6 यहाँ से, तो y की वैल्यू निकल गई 4 किलोमीटर। तो अब हम लिखेंगे कि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा नाव की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये आपका रहा 10वां प्रश्न। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया मैंने, आप लोग को समझ में आया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ और 2-3 सवाल और मैं इस प्रश्नावली के बताऊंगा, उसके बाद हम लोग अगली प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये उम्र वाले जितने सवाल हैं उन सभी सवालों को आप लोग को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे जहां तक लगता है। चलिए, मैं एक और सवाल तब तक 12वां ले लेता हूँ, 12वां सवाल मैं और आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है, 12वां सवाल, 12वां सवाल तब तक आप लोग देखिए क्या कह रहा है, मैं तब तक इंक डाल देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आयु का अनुपात 5 संबंधे 2 है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2 संबंधे 1 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 12वां सवाल। ठीक है, 12वां कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5 संबंधे 2 है, तुम्हारा पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, पुत्र की वर्तमान आयु ये है x और यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु हो गई y। अब प्रथम शर्तानुसार क्या होगा, दोनों की आयु का अनुपात, किसकी आयु का अनुपात, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, भाषा को ध्यान से समझिए, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, तो पिता की आयु का अनुपात और पुत्र की आयु का अनुपात, पिता की आयु y और पुत्र की आयु x, इसका अनुपात 5 संबंधे 2 है, यानी 5/2 है। ये 5/2 है। ठीक है, अब यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी कि 2y बराबर 5x, ये पहली इक्वेशन। अब दूसरा क्या बोल रहा है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2 संबंधे 1 हो जाएगा। अब ये द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस 10 और पिता की आयु क्या हो जाएगी 10 वर्ष बाद y प्लस 10। अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात, पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात, पिता मैंने क्यों पहले बोला, क्योंकि इसके जस्ट पहली वाली लाइन में उसने खुद लिख रखा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु,
तो उसी क्रम में अगले वाले पोर्शन में भी हम लोग चलेंगे। तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2 संबंधी 1 है। तो y धन 10 बटा x धन 10 बराबर कितना है 2 संबंधी 1 यानी 2 बटा 1 है। यानी y प्लस 10 इक्वल टू 2x प्लस 20, 2x माइनस वाई इक्वल टू -10 हो जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन हमारी क्या थी 2y इक्वल टू 5x, यहां से y की वैल्यू क्या निकलेगी y इक्वल टू 5 अपॉन 2x। अब इस वैल्यू को इसमें लाके पुट कर देंगे, ये हो गया तीसरा समीकरण। नीचे लिखेंगे समीकरण 3 से y की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो 2x माइनस 5 अपॉन 2x इज इक्वल टू -10, ये हो गया 4x माइनस 5x अपॉन 2 इक्वल टू -10, ठीक है। ये यहां पे आप लोगों ने लिख लिया होगा ना। चलिए मैं इसको रख करता हूं, फिर मैं यहां पे लिखता हूं। अगर ना समझ में आए कुछ भी तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को 2-3 बार देखिए, ठीक है। इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। इस इक्वेशन को रख लेता हूं क्योंकि इसी में अभी वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका 4x माइनस 5x हो गया माइनस x इज इक्वल टू -10 इंटू 2, तो माइनस x इज इक्वल टू -20, x इज इक्वल टू 20 हो गया, ठीक है। अब इस x की वैल्यू यहाँ पे ला करके रख देंगे। अब यहाँ पे लिखिएगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर 2y इक्वल टू 5 गुणे 20, ये 2 से 20 कट गया 10 बार में, y इक्वल टू 50, ठीक है। समझ में आई बात। तो जो पुत्र की आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक, पुत्र जो है आपका वह कितने साल का है, वह 20 वर्ष का है, और जो पिता है वह आपका 50 वर्ष का है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसने दे रखा था कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5 संबंधित है, तो हमने एक इक्वेशन बनाई, ये पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5 संबंधित है, तो 2y बराबर 5x। हमने पहले माना था कि पिता की आयु y है और पुत्र की आयु x है, ठीक है। ये आपका कौन सा प्रश्न था, ये आपका प्रश्न था 12वां प्रश्न था, ठीक है। अब अगली शर्त दिया था कि 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के साथ 2 संबंधी 1 के अनुपात में हो जाएगी। तो यहां से हमने ये कर लिया, ये इक्वेशन बना ली। अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारी जो वैल्यू आई, हमारा जो इक्वेशन आया वो आया कौन सा, दूसरा इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन जो आया, अब दूसरे इक्वेशन में हमने पहले इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली, पहले इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली, ठीक। अब इस वैल्यू को हम ले जाकर के इसमें रख देंगे। यहाँ पे एक लाइन ये लिखेंगे कि समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन आपका ये बन जाएगा नया। अब इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे x की वैल्यू 20 आई, और फिर इस x की वैल्यू को किस में ला करके रखे हैं, इस x की वैल्यू को ला करके हम इस समीकरण 1 में रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा, यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पे हो जाएगा 20 बचे, यहां पे 20 हो गया x की वैल्यू 20, और यहां से 2 से 20 कटा 10 बार में, 10 बचे 50, तो पुत्र की आयु हो गई 20 वर्ष और पिता की आयु हो गई 50 वर्ष, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न एक और मैं बताता हूं, 2 प्रश्न और इस एक्सरसाइज में मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग अगले एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी बहुत एक्सरसाइज और भी है, उनको भी देखना है, समय थोड़ा कम है हमारे पास। क्रैश कोर्स में एकदम डिटेल से नहीं पढ़ाया जा सकता है। क्रैश कोर्स में हम लगभग इतना मान के चलते हैं कि आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हल्का फुल्का क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी हल्का फुल्का, बाकी हम लोग संभाल लेते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है समझाने में। डिटेल में आपकी जो क्लास है, बस आप लोग का पेपर खत्म होने दीजिए, उसके बाद देखिए एकदम धमाकेदार क्लास चलेगी आपकी यूट्यूब पे, बस आप लोग अपने भाइयों बहनों को लगाइएगा, ठीक है। एक से एक टीचर आएंगे यहाँ पे। चलिए अब मैं अगला प्रश्न आप लोग को बता देता हूँ, कौन सा अगला प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। एक ना
मैं 17वां प्रश्न आप लोग को बता देता हूं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मान लेते हैं, चलिए 17वां संपूरक कोण, 17वां है ना। संपूरक और पूरक कोण क्या होता है पता है? पूरक कोण, पूरक कोण जो होते हैं, थोड़ी खांसी है, तबीयत थोड़ा खराब है हमारा। पूरक कोणों का योग कितने के बराबर होता है? पूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योग 90 के बराबर होता है, ठीक है। और समपूरक कौन से होते हैं? समपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ये जान गए आप लोग, ये कॉन्सेप्ट होता है। पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री के बराबर होता है। समपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, तो अभी इसमें प्रश्न किस पे आधारित है? प्रश्न है संपूरक पे। मैंने पूरक इसलिए बता दिया कि हो सकता है वहां पे पूरक कोण वाला प्रश्न दे दे, तो आप लोग फंस जाएंगे। पता चले संपूरक वाला ही लगा देंगे तो गलत आ जाएगा, सबका सब जीरो हो जाएगा नंबर। चलिए, तो ये बोल रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोणों में, तो मान लीजिए हम मान लेते हैं बड़ा कोण, बड़ा कोण जो है वो यक्स है, ठीक है। और छोटा कोण जो है वो क्या है? छोटा कोण वाई है, ठीक। बड़ा कोण छोटा कोण हो गया। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से कितना है? 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण यक्स जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये हमारा पहला बन गया इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा? दूसरा इक्वेशन हमें पता ही है कि जब दोनों संपूरक कोण, देखिए इसमें दूसरी शर्त दी ही नहीं है। दूसरी शर्त हमको अपने दिमाग से बनानी है। दूसरी शर्त में अगर आप ये कॉन्सेप्ट जानते नहीं होंगे, ये दोनों कॉन्सेप्ट, तो आप चकरा जाएंगे कि दूसरा इक्वेशन हम बनाए क्या। और जितने वेरिएबल होते हैं उतने ही इक्वेशन बनने चाहिए, तभी हमारी सभी वेरिएबल की वैल्यू पता चल पाती है। जैसे अगर दो वेरिएबल यहाँ पे एक्स और वाई है तो हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन, अगर 5 वेरिएबल है तो हमारे पास 5 इक्वेशन होनी चाहिए, तभी हमें पांचों वेरिएबल की वैल्यू पता चल पाएगी, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, ये सब चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब ये क्या है? अब ये दो संपूरक कोण है, उसमें से जो बड़ा कोण है यक्स जो है बड़ा कोण, वह छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ये इक्वेशन हमने बना ली। अब दोनों संपूरक कोण है तो जाहिर सी बात है कि उन दोनों का योग 180 के बराबर होगा। ये दूसरी इक्वेशन होगी। संपूरक कोण की यही तो परिभाषा होती है कि संपूरक कोण आपस में, संपूरक कोणों का योग 180 के बराबर होता है, तभी दोनों कोण आपस में संपूरक कोण कहे जाते हैं, ठीक है। जैसे पहला कोण मान लीजिए 79 है, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? दूसरा कोण आपका हो जाएगा 101। तो ये दोनों आपके संपूरक कोण होंगे, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देता हूं। अब यहां से हमको सॉल्व करना है, तो अब x की वैल्यू यहां पे ला करके हम पुट कर देते हैं पहले इक्वेशन से। तो y + 18 + y = 180, 2y = 180 - 18, तो 2y = कितना हो गया? अरे कितना हो गया? 18 और 2 20, 180 में से 20 गया तो कितना हुआ? 160, और 160 में 2 जोड़ दोगे तो कितना होगा? 162 डिग्री। तो यहां से अब क्या हो गया? यहां से हमारी y की वैल्यू आ गई 162/2 = 81 डिग्री, ठीक है। जो छोटा कोण है वो 81 अंश का है, तो छोटा कोण कितना हो गया? छोटा कोण हो गया 81 अंश का। अब बड़ा कोण क्या होगा? बड़ा कोण आपका हो जाएगा 180 - 81, तो कितना हो जाएगा? 99 डिग्री का हो जाएगा। बड़ा कोण y जो है वो 99 डिग्री का हो जाएगा,
ठीक है, एक ये और एक ये, तो सॉरी y नहीं होगा ना, बड़ा कोण तो हमने x माना है ना, तो बड़ा कोण जो है वो x होगा ना, छोटा कोण y है। चलिए, तो यही प्रश्न था हमारा 17वां प्रश्न। ये था, कह रहा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो संपूरक कोण पहले क्या होता है हमने ये जाना। संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका आपस में योग 180 डिग्री के बराबर होता है। और यहीं पे हमने ये भी जान लिया कि पूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका आपस में योग 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो अब यहां से हमने बड़ा कोण जो है पहली शर्त के अनुसार छोटे कोण से 18 डिग्री बड़ा है, तो हमने पहली इक्वेशन बना ली। और दूसरी इक्वेशन हमारी अपने मन से बनेगी क्योंकि दूसरी कोई शर्त इसमें दी नहीं है। ठीक है, तो दूसरा हमारा इक्वेशन ये बनेगा कि संपूरक कोणों का योग 180 के बराबर होता है, तो x प्लस वाई की वैल्यू 180 के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया। अब यहाँ से हमने पहली इक्वेशन से ला करके x की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी। यहाँ पे आप लोग एक लाइन लिखिएगा क्या कि x की वैल्यू, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180, तो y और y जोड़ के 2y, और 180 में से 18 घटाया गया तो 2y बराबर 162। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी 81 अंश निकल गई। और y हमने छोटे कोण को माना था, तो छोटे कोण की वैल्यू 81 डिग्री, और बड़ा कोण हमारा क्या होगा, इस वाली इक्वेशन मान में रख दी। बड़ा कोण जो है 180 में से 81 को घटाएंगे इस वाली इक्वेशन का यूज करके, ये वाली इक्वेशन से हमने बड़ा कोण निकाला है। बड़ा कोण 180 में से छोटे कोण यानी 81 डिग्री को घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा छोटा बड़ा कोण 99 डिग्री। ठीक है, चलिए, तो फिर मैं आप लोग को अब कौन सा प्रश्न बता दूं। वैसे इसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न तो वैसे नहीं पूछे जाएंगे, इन सभी तरह के प्रश्नों को इबारती प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, इबारती प्रश्न। चलिए, तब तक मैं देखता हूं कौन सा प्रश्न आप लोग को और बता दिया जाए जो महत्वपूर्ण हो परीक्षा की दृष्टि से। रुकिए, मैं देखता हूं कौन सा प्रश्न और बताया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न अब आपको मैं बता देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं 22वां प्रश्न। ठीक है, 22वां प्रश्न अब मैं आपको बताता हूं। चलिए, 22वां प्रश्न क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि बल्ला और गेंद, मान लेते हैं कि बल्ला, एक बल्ला x है और एक गेंद जो है वो y है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब वो पहली शर्त पढ़ेंगे। पहली शर्त क्या है, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त के अनुसार क्या होगा, पहली शर्त के अनुसार है कि 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। तो 7 बल्ले यानी 7x और 6 गेंदें यानी 6y, ये दोनों 3800 रुपए में खरीदा। ठीक है, अब दूसरी शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या बोल रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदा। 3 बल्ले यानी 3 एक्स और कितनी, 3 बल्ले और 5 गेंदें 5 वाई 1750 रुपए में खरीदा। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब यही सब सॉल्व कर देंगे तो मान बल्ला और गेंद कितना है हमको पता चल जाएगा। अब इसमें देखिए कोई भी कोफिशिएंट समान नहीं है, तो इसमें हम सोचते हैं x को एलिमिनेट कर देते हैं। तो 3 से इसमें गुणा करेंगे और 7 से दूसरे समीकरण में, तो इस पूरे समीकरण में 3 से गुणा करते हैं और इस पूरे समीकरण में 7 से गुणा करते हैं। यहाँ पे आप लोग भाषा लिख लीजिएगा कि
प्रथम समीकरण में 3 से गुणा करने पर। तो अब प्रथम समीकरण क्या हो जाएगा, 21x प्लस 18y इक्वल टू 0 0 4 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अरे ये हो गया 0 और 8 3 24 और 3 3 जा 9 और 9 और 2 11। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करने पे तो ये हो जाएगा 21x प्लस 35y इक्वल टू 0 5 2 12 हो गया। ये ठीक है ना, अब इसको माइनस कर देते हैं तो ये x कट गया, 18 में से 35 आएगा तो कितना होगा 17 होगा, 17y माइनस में होगा क्योंकि माइनस 18 में से 35 घटा रहे हैं ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 2 2 5 0 1 1 4 0 0 5 8 0 0 ये क्रॉस तो 850 हो जाएगा। 850 ये माइनस में आएगा क्योंकि कम में से ज्यादा घटाया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो अब मैं क्या करता हूं, अब एक और लाइन खींचते हैं और ये माइनस माइनस कट जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 850 अपॉन 17। तो 17 5 से 85 ये हो जाएगा तो y की वैल्यू हो जाएगी 50, y की वैल्यू हो जाएगी 50। ठीक है, अब y की वैल्यू 50 हो गई तो इसी इक्वेशन में रख देते हैं 7x प्लस 6 इंटू 50 इक्वल टू 3800। तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 30, 7x इज इक्वल टू 3500, ये 5 थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा 3500, तो x इज इक्वल टू 3500 अपॉन 7, ये हो गया 500। ठीक है, तो x बराबर 500। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे एक लाइन आप लोग लिख लीजिएगा, कौन सी लाइन कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए ये मैं आप लोग को एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, जो भाषा है वो मैं यहाँ पे नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि पेपर में कम समय बचा है और इस समय मैं बैठ के भाषा लिखवाऊंगा तो आप लोग का पूरा का पूरा सारा एक्सरसाइज में नहीं करवा पाऊंगा फिर क्योंकि समय कम पड़ जाएगा। तो चलिए प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में बल्ले और गेंद की बात हो रही है तो हमने मान लिया कि बल्ले की संख्या x है और गेंद की संख्या y है। 22वां प्रश्न। ठीक है, एक बल्ले का जो मूल्य है वो कितना है, एक बल्ले का मूल्य जो है x रुपया है और एक गेंद का मूल्य जो है वो y रुपया है। अब कह रहा है कि 7 बल्ले खरीदते हैं और 6 गेंदें खरीदते हैं 3800 रुपए में। तो 7 बल्ले खरीदेंगे तो 7x और 6 गेंद खरीदेगा तो 6y, वह हो जाएगा 3800 रुपए के बराबर। इसी तरीके से दूसरी शर्त में कह रहा है कि जब वह 3 बल्ला खरीदता है और 5 गेंद खरीदता है तो उसकी वैल्यू 1750 रुपए। तो दूसरी इक्वेशन हमने ऐसे बना ली। तो अब पहली इक्वेशन में हम सोचे कि पहले दूसरी इक्वेशन से हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि x को एलिमिनेट करते हैं तो हमने देखा कि 7 और 3 ये दोनों कोफिशिएंट तो आपस में मिल ही नहीं रहे, सेम ही नहीं है। तो हमने आपको बताया है पिछले वीडियोस में कि जब दोनों कोफिशिएंट अनइक्वल हो मतलब बराबर ना हो तो नीचे वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट को ऊपर वाले में और ऊपर वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट को नीचे में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट दूसरे समीकरण में 3 है तो इस 3 से हमने पहले में मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 7 है तो हमने इस इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारी जो इक्वेशन है वो ये बन गई, पहली इक्वेशन ये हो गई और दूसरी इक्वेशन ये हो गई। अब हमने इसको विलोपन विधि से माइनस किया तो ये दोनों आपस में कट गया, 18 में से 35 गया तो 17 और ये 11 400 में से 12 250 गया तो माइनस 850। अब यहाँ पे फिर हमने y की वैल्यू निकाल ली, माइनस से माइनस हमने वहीं नीचे काट दिया, माइनस से माइनस 17 से 85 को काटा तो 50 बार में गया, y की वैल्यू आ गई 50 रुपए। तो अब गेंद कितने रुपए का है, गेंद जो है वो 50 रुपए का है और जो बल्ला है फिर हमने y की वैल्यू को ले जाकर के समीकरण पहले में रखा। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि y की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर तो 7x प्लस 6 इंटू 50 इज इक्वल टू 3800। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया तो 7x
की वैल्यू हमारी 3500 हो गई। अब फिर हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, तो x की वैल्यू हमारी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू हमारी एक बल्ले की वैल्यू है, ठीक है। तो इस प्रश्न में हमने गेंद और बल्ले की वैल्यू निकाल ली थी, तो हमने गेंद की वैल्यू कितनी निकाली, गेंद की वैल्यू 50 रुपए और बल्ले की वैल्यू निकाली हमने 500 रुपए, ठीक है। ये 22वां प्रश्न आपका हो गया। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।